वार्ता में आप सबका स्वागत है। बिना औपचारिकता के हम आज सीधे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश कार्य समिति का 2 दिन का यहाँ जो कार्यक्रम था पिछले कल वो संपन्न हुआ है। बहुत लंबे अरसे के पश्चात लगभग 8 वर्षों के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक मंडी में संपन्न हुई है। 2018 में सरकार बनने के पश्चात मंडी में कार्य समिति की बैठक हुई थी और अब की बार ये जो कार्य समिति की बैठक हुई है ये ठीक बजट सत्र समाप्त होने के पश्चात जहां कांग्रेस की सरकार का लगभग 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है उस वक्त हुई है। बहुत सारे विषय बजट से जुड़े हुए थे। बहुत सारे विषय इस कार्य समिति में जो चर्चा हुए वो प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति और यहां तक कि देश की राजनीतिक परिस्थिति जो 2 प्रस्ताव के रूप में हमने यहां पर पारित किए हैं। एक प्रस्ताव केंद्र का था जो केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को समय समय पर लगातार जो मदद मिली है, सहयोग मिला है उस संदर्भ में, और दूसरा हिमाचल प्रदेश की 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल की आर्थिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक स्थिति, इन सारी बातों को लेकर के समावेश दूसरे प्रस्ताव का था। ये दोनों प्रस्ताव कल पारित हुए हैं और मैं आप सबके सामने जो बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि कार्य समिति के संदर्भ में तो बातचीत हमारी काफी हद तक आप लोगों के साथ हो चुकी है। जो हमारे पिछले कल कार्य समिति समाप्त होने के बाद पत्रकार वार्ता पार्टी के अधिकृत लोगों के माध्यम से हुई है, लेकिन मैं राजनीतिक परिस्थिति के और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर 2-3 बातें कह करके अपनी बात पूरा करूंगा। एक तो बजट सत्र अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ, जब से हिमाचल प्रदेश बना है ये पहली बार हुआ जब बजट पिछली साल की तुलना में 3,500 करोड़ के लगभग जो है वो कम किया गया उसका आकार, बजट साइज। जिसमें विकास कार्य के लिए 5% की भी गुंजाइश नहीं है। अगर रुपए में से अगर हम करें 100 रुपए में से 5 रुपए भी हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए नहीं बचते हैं। ये स्थिति प्रदेश के लिए बहुत भयानक है। और एक बात को लेकर के मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात एक आरोप का एक दौर बहुत लंबे समय से इन्होंने चलाए रखा कि हमें ऋण मिला, हमें बहुत बड़ा ऋण मिला। कोई 60,000 का बताते हैं, कोई 70,000, कोई 75,000, कोई 80,000, यानी कि अलग अलग आंकड़े, कोई तारतम्य है नहीं सरकार में। लेकिन ऋण हिमाचल प्रदेश में पूर्व की सरकार से नहीं, पूर्व की सरकारों की वजह से मिला है, जिसमें 94 ऑनवर्ड्स जो हिमाचल प्रदेश में ऋण लेने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई और अब हालात हिमाचल प्रदेश के इस कदर पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि ऋण लिए बिना आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने ऋण की किस्तें अदा करनी है तो ऋण लेना पड़ेगा, ब्याज की किस्तें अदा करनी है तो भी आपको ऋण ही लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे सामने एक ऐसी स्थिति भी थी जब
विकास के लिए 44 रुपीज, 100 रुपए में से 44 रुपए विकास के लिए भी रहे, 30 भी रहे, 27 भी रहे। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ कि न्यूनतम स्तर पर आर्थिक स्थिति गई है, जहां 100 रुपए में 5 रुपए भी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए आपके बजट के माध्यम से नहीं बचते। अब जब मुख्यमंत्री बार बार इस बात को लेकर के कहते हैं कि जयराम ठाकुर ने 76,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, आंकड़े, मेरा आप सबसे इस बात के लिए आग्रह है कि उसको थोड़ा वेरीफाई कर लें। हमारे समय में हिमाचल प्रदेश का ऋण 69,600 करोड़ रुपीस था, ना कि 76,000 करोड़ था जब हमने सरकार छोड़ी। और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार में यानी कि हमने 19,500 के लगभग 19,500 करोड़ रुपए ऋण लिया 5 साल में, जबकि कांग्रेस ने 3.5 वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ऋण ले लिया। अगर 900 करोड़ रुपए अब लेने की बात आ रही, शायद आज ले रहे हैं, कल ले रहे हैं, तो वो मिलता है तो 41,000 करोड़ से पार हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का ऋण आज की तारीख में 1,10,000 करोड़ से ऊपर हो गया। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की ऋण लेने की पिछली 4 सरकारों में, जो मुझसे पहले रही हैं, जो आज से पहले रही हैं सरकारें, जो आज की वर्तमान सरकार को मिला करके, धूमल जी रहे तो लगभग 10% पर ईयर ऋण लेने का उनका एवरेज रहा। कांग्रेस की रही लगभग वीरभद्र सिंह जी की सरकार में 11% जो है वो ऋण लेने की प्रतिवर्ष की जो दर रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे कार्यकाल में ऋण लेने की दर 7.2% रही, ऑल टाइम लो रही है। और कांग्रेस की वर्तमान सरकार में अब की बार ऋण लेने की प्रतिवर्ष की जो दर है, इट हैज क्रॉस्ड 16%, 16% से ऊपर की है। हमसे 2 गुना से भी ज्यादा ऋण लेने की रफ्तार वर्तमान सरकार की है। ये आंकड़े में थोड़ा सा बजट सत्र के बाद थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। और एक बात को लेकर के जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर बात कहते हैं, आरडीजी के कारण, बहुत ठीक है, आरडीजी के कारण इंपैक्ट आए, इसमें दो राय नहीं, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सिर्फ हिमाचल के लिए बंद नहीं हुई है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद हुई है तो 17 राज्यों के लिए हुई है, जिसमें से मेजॉरिटी स्टेट भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम हुई है तो हिमाचल प्रदेश में टैक्स डेवल्यूशन में शेयर इंक्रीज हुआ है, हिस्सेदारी बढ़ी है। और उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लगभग 1,000 करोड़ के लगभग डिफरेंस आता है, जो केंद्र की विभिन्न किटीज में जो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर, उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश के लिए जो पर्टिकुलर जो सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जो 50 साल के लिए लोन होता है, जिसमें अभी 3,920 करोड़ रुपए अभी रिसेंटली मिला है, वो 50 साल के लिए है और बिना ब्याज के वो सारा हिमाचल प्रदेश के लिए मिला है। लेकिन उसके बावजूद बात यह है कि मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इस कदर हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में हो गया कि अब संभलने की स्थिति नहीं रही। आप कल्पना करिए कि मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया तो बजट भाषण के तीसरे पैरे में उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो नहीं सकता है। हिमाचल कैन नेवर बिकम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है।
लेकिन उसी बजट भाषण में एक आगे कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा। तो अपनी बातों में ही विरोधाभास है। तो इसलिए इस बात को लेकर के मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था, थोड़ा बात को थोड़ा आप सबके सामने। और बाकी जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार की जो स्थिति है उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। जब विकास के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जब फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे सामने कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए हमको हिमाचल प्रदेश में हम कर्मचारियों के एरियर्स नहीं दे पाएंगे, हम कर्मचारियों के डीए नहीं दे पाएंगे, हमको सारी सब्सिडी हिमाचल प्रदेश में जो दी जाती है सारी विड्रॉ करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग आपकी बिजली की ऊपर सब्सिडी मिलती है, आपके राशन पर सब्सिडी मिलती है, पानी पर मिलती है, बहुत सारी चीजों को लेकर के एचआरटीसी भी, तो सब सारी चीजों को लेकर के वो विड्रॉ करनी पड़ेगी। लगभग 1000 करोड़ रुपए के लगभग लाइबिलिटी जो है कोर्ट के विभिन्न फैसलों के कारण सरकार के ऊपर पड़ी है, जो देनदारी है उसको हम नहीं दे पाएंगे। नई एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइशें बिल्कुल नहीं रह गई है, हमको नौकरियों पर रोक लगानी पड़ेगी, हमको विकास कार्य पर रोक लगानी पड़ेगी, ये फाइनेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं। और उसके बावजूद भी फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं उसके बावजूद मोर देन 6000 करोड़ रुपए का गैप हमारा रहेगा, जो रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा, यानी कि जो हमारा आय और व्यय का जो खर्चा है उसके बीच में जो गैप रहेगा उसका भी जिक्र किया। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो अपने आप में बहुत सारी चीजों को लेकर के विरोधाभास है। अब आगे बढ़कर के मैं जो पॉइंट जो विधानसभा के अंदर हमने जो रेज किए थे, ऑल ऑफ ए सडन चीफ मिनिस्टर आज विधानसभा के अंदर बोलते हैं कि हिम केयर में बहुत बड़ा घोटाला है। हमने कहा कितना है? कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला। हमने कहा ये कब का है? बोलता आपकी सरकार के समय का है। हमने कहा हमारी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में हिम केयर पर खर्चा कितना हुआ? विधानसभा के अंदर ही जवाब आया है, उसमें 441 करोड़ रुपए हमारी गवर्नमेंट के दौरान हिम केयर के अंतर्गत कुल खर्चा किया गया है। हमने कहा जब खर्चा ही 450 करोड़ के लगभग हिमाचल प्रदेश में 450 करोड़ के लगभग खर्चा हुआ है हमारी सरकार के दौरान, तो ये घोटाला 1100 करोड़ रुपए का कैसे हो गया? आप बताओ सही, हमको एक्सप्लेन करो। इस बात को लेकर के हमने सदन से वॉकआउट भी किया, हमने सदन के अंदर नाराजगी भी जाहिर की और उसके बाद परिणाम यह हुआ, दूसरे दिन आया कि नहीं गलती से कहा गया था, ये 1100 करोड़ नहीं है, ये 100 करोड़ है। फिर कहा 100 करोड़ नहीं 120 करोड़ है। अब अंदाजा लगाइए कि एक बात पर भी नहीं टिक पा रहे। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है उनका कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पॉपुलर स्कीम जो लोगों के जुबान पर चढ़ी हैं, लोगों के जहन में चढ़ी हुई हैं, उन योजनाओं को बदनाम करना, बदनाम करके उन योजनाओं को बंद करने का रास्ता निकालना। तो रास्ता निकालने का माध्यम ये निकाला है कि इस योजना को बदनाम किया जाए और ताकि इसको बंद करने के लिए हमको रास्ता ढूंढे। आगे बढ़कर कहा कि भाई कि हिम केयर के अंदर बोलता है पुरुष की बच्चादानी का बोलता है ऑपरेशन का मामले आए। हमने कहा बताइए। हमने वो एड्रेस सहित निकाले, शायद 3 मसले हैं। वो एक पैकेज का जिक्र है जिस पैकेज के अंतर्गत जो है अगर ओवरी का फीमेल का कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट भी कवर्ड है उसमें। उसके बाद यूरिनल ब्लैडर का भी आपका सीए का कोई केस है तो उसकी कीमो उसकी ट्रीटमेंट का प्रोविजन भी है उसमें। जो तीनों पेशेंट है कैंसर के पेशेंट है, तीनों पेशेंट को कीमोथेरेपी हुई है। लेकिन वो पैकेज का जिक्र करके वो इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं बहुत निम्न स्तर की सोच है, निम्न स्तर की बात कही है। हमने तीनों पेशेंट के एड्रेस
विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री को दिए हैं। उनको कहा कि आप वेरीफाई कर लो, अगर संभव हो सके अगर वो पेशेंट सब ठीक हैं, मुझे मालूम नहीं, आप उनसे संपर्क करके उनको बुला लीजिए, उनका ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, पता करिए। यानी कि बहुत अलग तरह की सोच के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह से एक और बात आई, सहारा योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है, कई टाइम से नहीं मिल पा रहा है। एक मरीज का हमने देखा, वो चौपाल से है मेखल में, इनके विधानसभा, बलवीर वर्मा जी हमारे चौपाल के विधायक हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र से ही एक पेशेंट है। इश्यू क्या है कि सारा योजना मिलती थी, पिछले 9-10 महीने से उसको सारा योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा था। 2017 में शायद उनका एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से दोनों टांगे उनकी चले गई और जिसके कारण वो बेड रिडन है, बेड सोल हो गए हैं, शरीर में गहरे घाव पड़े, पीठ के बल लेट नहीं पाता है, पेट के बल लेटता है। और जब उनको वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, तब उन्होंने कहा कि मैं पता करूं कि भाई किस वजह से पैसा बंद किया है। तो पता किया कि उनका रिकॉर्ड में यह आया कि वो इस दुनिया में ही नहीं है, यानी कि उनकी मृत्यु रिकॉर्ड में शो की गई है। फिर उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया कि मुख्यमंत्री जी मैं जिंदा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस प्रकार से मालूम नहीं इस योजना को बंद करने के लिए कितने लोगों को आपने जिंदा मार दिया। तो ऐसे ग्लेरिंग एग्जांपल्स हैं जो एक तरह की सरकार के अमानवीय दृष्टिकोण दर्शाते हैं, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसी तरह से आगे बढ़कर के अगर हम बात करें तो और बहुत सारे मामले हैं। अब मुख्यमंत्री जी असम गए थे, असम में कह दिया कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमने गारंटियां दी वो सारी गारंटियां पूरी कर दी, 1500 की गारंटी भी पूरी कर दी बोलते हैं, और कह रहे हैं कि 59 से ऊपर के पुरुषों के लिए बोलते हैं जो है वो को इसका लाभ मिल रहा है, जो गारंटी की बात कही है। 250 यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कही है उनने, मुझे मालूम नहीं कहां दी जा रही है, हिमाचल में तो मिल नहीं रही थी। मैं समझता हूं कि कम से कम ऐसी हास्यास्पद स्थिति नहीं बननी चाहिए। और यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है, जबकि हिमाचल में लगभग जो स्थिति पाकिस्तान में आई है कि सैलरी कट करने की नौबत आई है। दिस हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल, कि सैलरी डेफर कर दी 6 महीने के लिए अधिकारियों की, मंत्रियों की, विधायकों की। तो उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई वित्तीय संकट नहीं, तो इस सारी चीज को लेकर के चिंता का विषय बनता है जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। और इसके अलावा काम कैसे हो रहा है, एक नोटिफिकेशन पिछले कल होता है जिसमें कहा कि एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट पर जो है पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाती है। ये नोटिफिकेशन शिमला के मुख्यमंत्री के आदेश से जो है जॉइंट सेक्रेटरी पर्सनल ने जारी की है। और उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी उसी डेट को एक आदमी को जो है वो फिर से नौकरी दे देते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उनको रीएंगेज करते हैं, रीएम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। उसकी नोटिफिकेशन भी मेरे पास यहां पर पड़ी हुई है, दोनों नोटिफिकेशन पड़ी है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कोऑर्डिनेशन सरकार का आपस का किस प्रकार का है। कोर्ट में पंचायत के चुनाव को लेकर के कोर्ट में तो बहुत बुरी हालत है वर्तमान सरकार की, एक फैसले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा,
सरकार के अगेंस्ट आ रहा है, क्योंकि उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। 90 लोगों की एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट की फौज रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी फैसले सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि पंचायत के चुनाव को लेकर के डिजास्टर एक्ट लगाया कि चुनाव टाले जाए। हमने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला आया। उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में आप चुनाव कराइए। सरकार गई कि ये तो बहुत गलत किया गया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 31 मई तक आप चुनाव कराइए। राहत नहीं मिली। और उसके बाद जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी तो रोस्टर लागू होना था, तो ऑल ऑफ ए सडन मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और फार्मूला कर दिया कि 5% जो है वो रिजर्वेशन को लागू करने का जो अधिकार डिप्टी कमिश्नर को दिया, जो एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट था। हमने विधानसभा के अंदर विरोध किया, विधानसभा से वॉकआउट किया, प्रदर्शन किया हमने इस बात को लेकर के आखिरकार ये तुगलकी फरमान जिस प्रकार से किए जा रहे हैं, इनका औचित्य क्या है। अल्टीमेटली हाई कोर्ट में लोग गए और हाई कोर्ट में फिर कांग्रेस की सरकार हार गई, बुरी तरह से हार गई। और कहा कि कल शाम तक, यानी कि पिछले कल शाम के लिए बोला था, कल शाम तक जो है रोस्टर जारी कर दिया जाए। और रोस्टर जारी किया जाए। अब मुझे मालूम पड़ा कि शायद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी चल रही है। मुझे मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन आखिरकार फजीहत दर फजीहत, इसका कोई लाभ नहीं। अब आप अंदाजा लगाओ कि हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर के 10 लाख रुपए का जो है वो कॉस्ट जो है वो सरकार के ऊपर लगा दी गई है। ये भी बड़ा अजीब चीज एक स्थिति है कि सरकार के गलत तरीके से फैसले लेने की वजह से हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने सरकार को 10 लाख रुपए का जो है वो कॉस्ट डाल करके जो है वो जुर्माना किया है। ये भी एक चिंता का विषय है। और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज को लेकर के हम बात कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक ये रहता है, ये जो चेस्टर हिल वाला, ये तो मुझे लगता है कि इस बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए उसमें कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी जो पंत, जिन्होंने उस चिट्ठी को विड्रॉ किया, जिस चिट्ठी में जो है वो एडिशनल चार्ज था, जिनके पास उस वक्त जो पूर्व में उस वक्त रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, आजकल वो चीफ सेक्रेटरी हैं विद एडिशनल चार्ज। और उनको उस चिट्ठी को विड्रॉ करने की वजह से नेक्स्ट डे उनको ट्रांसफर कर दिया है, जबकि मुख्यमंत्री जी शहर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बदल कर रख दिया है। इन सारी फैसलों से इतनी किरकिरी हो रही है। चेस्टर हिल वाले मामले में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट निश्चित रूप से है। ऐसा संभव नहीं है कि जानकारी में नहीं है। रेवेन्यू मिनिस्टर की जानकारी में था। उसके अलावा इस सारे मामले में 118 का वायलेशन है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। तो अधिकारी और नेता वर्तमान सरकार के मिल करके ये सारा काम कर रहे हैं, तो जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, जो हिमाचल ऑन सेल का हम जिक्र करते हैं, ये मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी के सामने जब हमने इस विषय को उठाया तो मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि भाई नहीं, इस सारे मामले में पहले कहा कि जानकारी नहीं है, बाद में कहा कि मेरे तीनों अधिकारी बराबर के हैं। अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, अधिकारी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में हो पा रहे हैं। तो इसलिए मेरा तो एक ही बात को लेकर के कहना है कि अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उनके हाथों कठपुतली बनने की आवश्यकता नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये तमाम मुद्दों का मैंने जो जिक्र किया है यहाँ पर, ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब तय किया है सीधे लोगों के बीच में जा करके हम जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जन आंदोलन के माध्यम से वर्तमान कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारी प्रदेश कार्य समिति का फैसला यहाँ मंडी में हुआ है और इसकी शुरुआत बहुत जल्दी
आप लोग देखेंगे जब आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहेगी। थैंक यू वेरी मच। ठाकुर साहब, ये जो अंधाधुंध माहौल लिया जा रहा है तो स्टेट के हितों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज है। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो पार्टी कैसे देख रही है, कैसे इसको चेकआउट करना है कि इतना अंधाधुंध नहीं, देखिए एक बात तो आपको मान करके चलना पड़ेगा कि कदम उठाने पड़ेंगे। बड़े फैसले, कड़े फैसले करने की स्थिति आ गई है हमारे सामने, और उसमें मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रदेश की स्थिति जो बिगड़ी है, ये एक दौर था जब लोन को हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लोन का रिपेमेंट भी कर सकते थे, लोन अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कुछ चीजें कर सकते थे। लेकिन वो दौर निकल चुका है। अब किसी एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को हम दोष दें वो भी अब उचित नहीं है। कुल मिलाकर के अब सख्त फैसले लेने का समय आ गया है, और सख्त फैसले लेने में वर्तमान सरकार कभी मन तो बनाती है, लेकिन उसके बावजूद फिर उसके बाद अड़ जाती है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपने देखा कि फैसले लिए फिर वापस लिए, फिर फैसले लिए फिर वापस लिए। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के जब बिना सोचे समझे फैसले लेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आपको रेवेन्यू के रिसोर्सेज जनरेट करना है और उसके साथ अपने खर्चे कम करने के रास्ते तलाशने होंगे और फैसले लेने होंगे। सख्त फैसलों में क्या ओल्ड पेंशन को देखिए, आप भाग फिर करके वहीं जाते हैं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही है कि ओल्ड पेंशन का एक इशू बड़ा इमोशनल था पिछली बार कर्मचारियों के लिए, और उसके कारण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लाभ हुआ। निश्चित रूप से लाभ हुआ कर्मचारियों को, उनको भी, जिनको इसका लाभ मिला उनको भी लाभ हुआ। लेकिन ये भी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 2027 के बाद ओपीएस का इंपैक्ट आएगा। अभी तो उसका बहुत इनिशियल स्टेज पर है, क्योंकि रिटायरमेंट की शुरुआत होगी 2027 के बाद, क्योंकि 2003 के बाद लागू हुई। तो वो सिचुएशन बहुत ही एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी प्रदेश के लिए, जब आपके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा। नई जनरेशन के लिए, नौकरियों के लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा उसमें सरकार के पास होगी ही नहीं। ओपीएस का विरोध ना हमने पहले किया है, ओपीएस का विरोध ना आज हम कर रहे हैं। हम इसमें उस वक्त कर्मचारियों के सामने सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा रास्ता निकले, थोड़ा आप इंतजार करें। हमने इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष रखा था। केंद्र सरकार में ये सारा प्रोसेस जो यूपीएस की शेप में अभी आया कर्मचारियों का, उस सारे विषय को लेकर के चीजें आगे बढ़ रही थी। और आज मैं अगर कांग्रेस की ही सरकार को पूछता हूं, ओपीएस लागू तो कर दिया आपने, लेकिन आप साथ साथ में ये भी तो कहे जा रहे हैं अधिकारियों को कि ओपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट करने के लिए रास्ता खोजो, तलाशो, ताकि फाइनेंशियल लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी शिफ्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाली जा सके। ऐसा करके चला हुआ, अधिकारियों को आदेश है, अधिकारी हमको बोलते हैं, कहते हैं। लेकिन जो भी है, अब जो ओपीएस का फैसला लिया है उसका विरोध करने का सवाल पैदा नहीं होता है। ठाकुर साहब, एक बड़ी बात है आपने कि हिमाचल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है पाकिस्तान के साथ कंपेरिजन किया, वो कैसे नहीं कि वो उसमें इसलिए वहां आप देखिए आटा क्या भाव मिल रहा है, राशन क्या भाव मिल रहा है, और वहां सैलरी कई महीनों से कर्मचारियों को देने की स्थिति नहीं हो पा रही है। वहां सांसदों की सैलरी काट दी गई है। तो ये बहुत सारी चीजें मैच करती है उस मॉडल से। जो पाकिस्तान का मॉडल है वो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लागू कर दिया है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है
लेकिन कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की इस कदर पहुंची है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए।